गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो? एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, अपने आप चल रही है कि चला रहे हो? या केवल मास्टर ही चला रहा है? अच्छा, ठीक है। तो आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करें। आपके जीवन का भी शायद ये नया ही होगा, क्योंकि आपने पहले मुझे नहीं लगता कि सुना होगा, और आपके सिलेबस में डाला गया, इसलिए आपको पढ़ाना पड़ रहा है। नाम है जैव प्रौद्योगिकी, यानी बायोटेक्नोलॉजी। नहीं, जैव प्रौद्योगिकी, विविधता अलग होता है। हाँ, जैव देख करके समान ना समझे, जैव देख करके टॉपिक को समान ना समझे, जैव विविधता अलग होता है। बायोटेक्नोलॉजी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, 1 तारीख की याद डालिए, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत तुम्हारी अंग्रेजी आती है, भगवान की दया से आने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, देखो ज़रा, सुनो, जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है? बस करो रे, तुम नालायक हो, हरामी हो जमाई, कोई बात नहीं। जिनका मजाक बनता है अक्सर वो इतिहास रचते हैं। अब ज़्यादा मोटिवेशन बस बहुत हो गया। अब सुनो एक बार, कोई बात नहीं। अरे तो ये दुनिया में पीछे चलने वाले लोग भी तो है, कुछ आगे चलने वाले है। एक आध दिन में से 2 भी बताएगा आज। तो सुनो जरा, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? सूक्ष्म जीवों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त उत्पादों को, या तो सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवों से अपन जो उत्पाद प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। बात क्लियर है क्या? तो लिखो परिभाषा। सूक्ष्म जीवों, केवल सूक्ष्म जीव लिखने में 1 मिनट लगाओगे क्या? सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग ये सूक्ष्म जगह बढ़ ही नहीं रहे, सूक्ष्म कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग मानव कल्याण में करना, मानव कल्याण में करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिर बात करते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, तो ये क्या होता है? सुनो जरा, जीन की या डीएनए की कॉपियां तैयार करना क्लोनिंग कहलाता है। क्लोन मतलब कॉपी तैयार करना, एक व्यक्ति की सेम एज इट इज कॉपी निकाल लेना, फोटो कॉपी निकाल लेना, वो होती है क्लोनिंग। जैसे तुम्हारे बापू को लगा कि इस बेटे में लक्षण ठीक है, तो कल को ये निपट जाएगा तो क्या होगा, तो इसकी एक कॉपी तैयार करवा लेते हैं, वो होती है क्लोनिंग। और कॉपी तैयार कैसे करवाते हैं? आपका डीएनए ले लिया जाएगा, और डीएनए लेने के बाद में वो डॉक्टर्स के पास सुरक्षित रखवा दिया जाता है, मशीन के अंदर सुरक्षित रख लिया जाता है। जब आप निपट जाओगे तो उस डीएनए की वापस कॉपी तैयार करेंगे, और उस कॉपी से एक इंसान तैयार कर लेंगे, वो सेम एज इट इज आपके लक्षण वाला ही होगा। बात क्लियर है क्या? हाँ जी, शक्ल में हो ना हो, मतलब आप सेम ऐसे मान के चलो आप ही हो वो, क्योंकि सारा कुछ जैसे जैसा आप में वैसा वैसा उसमें होगा। हाँ, पहले जो इंसान होता है उसका डीएनए निकालना पड़ता है। अभी ध्यान दो जरा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ूंगा, अभी बहुत ज़्यादा उत्सुक ना हो, ऐसा ही कुछ पढ़ाने वाला हूँ। अभी आपको नहीं पता है कि भारत में बहुत सारी चीज़ों के क्लोन तैयार हो चुके हैं, बेड के, भैंस के, बहुत सारे तैयार किए गए हैं, लेकिन इंसान की परमिशन अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि सरकार परमिशन देती नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मनुष्य की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, क्योंकि लोग मनुष्य को मारने लग जाएंगे। बापू बेटे कीमत नहीं समझ गए। एक बेटा मान लो नहीं मान रहा, तो उसका डीएनए बचपन से तैयार है, क्योंकि जब जन्म से डीएनए लिया जाता है, जब बच्चा हॉस्पिटल में होता है उस समय डीएनए ले लिया जाता है। अब बेटा मान लो नहीं मान रहा है बापू की बात, तो बापू गोली मार देगा,
है ना, बेटा निपट जाएगा और उसके बाद नया क्लोन तैयार करवा लेगा। तो इस तरह से मानवीय कीमत नहीं रह जाएगी और इसलिए सरकार ने परमिशन नहीं दिया। अभी तक केवल जीवों पर इसका प्रयोग चल रहा है, भेड़ों पर, भैंसों पर उनके क्लोन तैयार हो चुकी हैं और एज इट इज कॉपियाँ तैयार होती है। तो अभी बात लिखो जीन क्लोनिंग के अंदर। सबसे पहले किसी जीव अथवा डीएनए की जीन अथवा डीएनए की जीन किसी जीन अथवा डीएनए की एक समान कॉपियां तैयार करना, एक समान कॉपियां तैयार करना जीन क्लोनिंग कहलाता है। साइंस इतना आगे विकसित हो चुका है कि तुम मर ही जाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तुम्हें वापिस जिंदा कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीन क्लोनिंग कैसे की जाती है? विधि लिखो, हेडिंग लगाओ विधि। विधि विधि में स्टेप फर्स्ट में लिखना, सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव का चयन किया जाता है। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव का चयन किया जाता है। सूक्ष्म जीव लिखूं क्या? ये एक आध को जरूर तो लिख देता हूं। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव का चयन किया जाता है। स्टेप सेकंड, सूक्ष्म जीव से डीएनए को बाहर निकाला जाता है। डीएनए को बाहर निकाला जाता है। स्टेप थर्ड, चरण 3, स्टेप थर्ड लिखो, इस डीएनए से टारगेट जीन को पृथक किया जाता है। टारगेट जीन को अलग कर लिया जाता है, पृथक किया जाता है। हमें जो जीन चाहिए होती है हम केवल उसी जीन को अलग करते हैं, सारी को नहीं करते। टारगेट जीन को पृथक किया जाता है। स्टेप 4, चरण चतुर्थ, स्टेप 4, टारगेट जीन को वाहक के साथ जोड़कर काइमेरिक डीएनए अथवा पुनरावर्तित डीएनए, काइमेरिक डीएनए अथवा पुनरावर्तित डीएनए का निर्माण किया जाता है। स्टेप 5, काइमेरिक डीएनए को बायोरिएक्टर में डालकर जीन का बड़े स्तर पर संवर्धन करवाया जाता है। संवर्धन मतलब बहुत सारे ऐसे जीव बनवा लिए जाते हैं, संवर्धन करवाया जाता है। संवर्धन करवाया जाता है। तो क्या क्या हुआ सुनो जरा। जब भी किसी सूक्ष्म जीव का क्लोन तैयार करना होता है, हमें उसकी कॉपी तैयार करनी होती है, यानी कोई सूक्ष्म जीव बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हमें उसके जैसे बहुत सारे चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, उस सूक्ष्म जीव से सबसे पहले एक डीएनए निकालेंगे, उसका डीएनए निकालेंगे और डीएनए निकालने के बाद में डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन होती है, हमें जो जीन चाहिए कि ये वाली बढ़िया है तो वो जीन हम निकाल लेते हैं। वो सभी चाहिए तो सारी निकाल लो, उसके अंदर वो मर जाएगा बेचारा, उसके अंदर कोई जीन नहीं बचेगी। ठीक है, सुनो, एक कॉपी निकालते हैं अपने, सारी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, केवल एक चाहिए होती है, क्योंकि हमें हमारे अंदर जो जीन है वो सारी की सारी एक जैसी है, तो हमें केवल एक निकालेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपियाँ कर लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे होता है। तो उसकी वो जीन अलग कर लेती हैं जो हमें चाहिए, और अलग करने के बाद में वाहक के साथ उसको जोड़ा जाता है। वाहक मतलब जो जिस सूक्ष्म जीव पर उसको हम बहुत सारा बढ़ा सके, संवर्धित कर सकें, बहुत सारे अन्य ऐसे सूक्ष्म जीव तैयार कर सकें, उसको बोलते हैं वाहक, यानी उसके जैसा ही दूसरा। उस वाहक के साथ जोड़ने के बाद में काइमेरिक डीएनए या पुनरावर्तित डीएनए के साथ जोड़कर उसका संवर्धन किया जाता है, इसको बोलते हैं काइमेरिक डीएनए। संवर्धन मतलब बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव वापस बना लिए जाते हैं। संवर्धन मतलब वृद्धि करना। बात क्लियर है क्या? इस तरह से कॉपियाँ तैयार होती है। अगला बिंदु लिखो RE, और RE का मतलब है रेस्टिकेशन एंजाइम। RE रेस्टिकेशन एंजाइम। इसमें लिखो क्या कुछ लिखना। सबसे पहले लिखो स्मिथ नेथम व आर्बर ने 1963 में इसे जीवाणु में खोजा। कौन? क्या पता, गांव नहीं पता इनका मेरे को, वैसे पता है वैज्ञानिक ही थे। ठीक है, हाँ लिखो, सच में नहीं पता, भरोसा रखो। अगला बिंदु RE एक विशेष प्रकार की एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटती है। और इन विशिष्ट स्थानों को पेलोड्रेमिक कहा जाता है। ड्रेमिक विशिष्ट स्थानों से काटने के लिए ये रेस्टिकेशन एंजाइम चाहिए होता है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्योंकि डीएनए का जब प्रयोग करते हैं तो डीएनए को काटना पड़ता है, और उसको काटने के लिए जो एंजाइम प्रयोग में लाना पड़ता है उसको बोलते हैं रेस्टिकेशन एंजाइम। और रेस्टिकेशन एंजाइम जिन स्थानों से काटता है उन विशेष स्थानों को बोलते हैं पेलोड्रेमिक। क्योंकि डीएनए काटने के लिए आरी या क्रोती नहीं चाहिए, ये एंजाइम चाहिए। बात क्लियर है क्या? अगला बिंदु RE दो प्रकार के। पहला है एक्सोन्यूक्लियेज RE। एक्सोन्यूक्लियेज RE। इसमें लिखो यह डीएनए को, लड़ाई नहीं, यह डीएनए को, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। वैसे भी आजकल गर्मी ज़्यादा है ना, गेहूँ भी खेतों में जल रहा है, तुम जलने का प्रयास न करो तो अच्छा रहेगा। लिखो यह डीएनए को सिरों से काटती है। ये जो एंजाइम है डीएनए को सिरों से काट देती है। सिरों का मतलब सिर नहीं है, मतलब किनारों से। बात क्लियर है क्या? अगला लिखो 2 नंबर एंडोन्यूक्लियेज RE।
एंडोन्यूक्लियेज आर ई, बिना देखे कुछ मत लिखना, एंडोन्यूक्लियेज आर ई। एंडोन्यूक्लियेज आर ई, वरना मार्केट में थोड़ी करवा दोगे तुम, और पूरी गारंटी है तुम बेच और दोगे 500 रुपये कुंटल के भाव से। एंडोन्यूक्लियेज आर ई बेचने का मतलब तुम यही कहोगे मास्टर ने लिखाया था। लिखो आगे, ये डीएनए को बीच में से काटती है, बीच में से काटती है। बात क्लियर? अगला बिंदु लिखो, सबसे पहले खोजी गई आर ई, सबसे पहले खोजी गई आर ई बराबर हिंड सेकंड, हिंड सेकंड, ये आर ई का नाम है जो सबसे पहले खोजी गई थी, हिंड सेकंड। अगला बिंदु, जैव प्रौद्योगिकी में, जैव प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक उपयोग में ली गई आर ई, सर्वाधिक उपयोग में ली गई आर ई, ई कोलाइम, ई कोलाइम, डैश लगा के लिख लो, ई कोलाइम। बात क्लियर है क्या? तो आर ई काम क्या करता है? मैंने बताया डीएनए को काटने का काम करता है, इसलिए जैव प्रौद्योगिकी में आर ई को आणविक कैंची कहा जाता है। तो लिखो अगला बिंदु, आर ई को जैव प्रौद्योगिकी की, जैव प्रौद्योगिकी की आणविक कैंची कहा जाता है, आणविक कैंची कहा जाता है। लिख लिया? चलो, तो यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब डीएनए को काट भी लिया है, काटने के बाद मैंने कहा था अलग कर लिया, काट लिया, तो फिर वाहक चाहिए अपने को, तो नई हेडिंग लगाओ वाहक, क्योंकि वाहक पर इसको जोड़ेंगे। वाहक ब्रैकेट में लिख लेना, क्लोनिंग वाहक, क्लोनिंग वाहक। पहला वाहक जो है उसका नाम है PBR 322, ये वाहक का नाम है PBR 322। जी हाँ, मोटरसाइकिल का नाम हुआ है, ट्रैक्टर का नाम हुआ है, बी टाइप। हाँ जी, फुल फॉर्म कुछ होगी, मेरे को नहीं पता, कुछ ना कुछ तो होगी। मतलब इस वाहक का नाम ही सामान्यतः ये लिया जाता है कि PBR 322। ठीक है, आगे लिखो। PBR 322 में लिखना, इसकी खोज बोलीवर व रोंड्रे जोन ने की। हाँ बिल्कुल, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, शायद कभी ना कभी जरूर करेंगे। बोलीवर व रोंड्रे जोन ने की। पीएचडी करोगे तो जरूर रिसर्च करने का मौका मिलेगा लालियो। पीएचडी के दौरान रिसर्च करने का ही तो मौका मिलता है। सरकार, भारत सरकार रुपया और देती है अलग से रिसर्च करने के लिए आपको। हाँ बिल्कुल, खुद देती है पीएचडी के दौरान। ठीक है, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर करना, इच्छा हो तो। मास्टर तो करेगा, पूरा प्लान है। तो बोलीवर और रोंड्रे जोन ने की, क्योंकि समय होना चाहिए। हाँ क्या बात है, बिल्कुल लेंगे लाली आपकी हेल्प, मुझे ऐसे अनाड़ी चाहिए। ठीक है, हाँ आगे लिखो। इसकी संरचना बना लेते हैं, इस PBR 322 की जो संरचना है वो कैसी है वो बना लेते हैं एक बार।
PBr 322 ये कुछ यूं आकृति का होता है, वर्ताकार टाइप में। इसमें यूं 4 दरवाजे होते हैं। हाँ बनाना है, इसको बोलते हैं टेट्रा। ये सब कुछ मैं आगे डिटेल में लिखाऊंगा क्या कुछ होता है। ये है टेट्रा, ये है एम्पीसिलीन, एम्पीसिलीन। ये है ओराइस्तल, ओराइस्तल या ओरिस्तल। वैसे ओराई बढ़िया है, और अच्छा नहीं लगता। ये रोप, रोप। अगला बिंदु लिखो चयनात्मक चिन्हक जीन। वो बनाने के बाद में ये लिखना है, ठीक है। हाँ, चयनात्मक चिन्हक जीन। लिख लिया क्या? लिखो इसमें, वाहक का वह स्थान, वाहक का वह स्थान जहां पर टारगेट डीएनए को जोड़ा जाता है, जहां पर टारगेट डीएनए को जोड़ा जाता है। वाहक का वह स्थान जहां पर टारगेट डीएनए को जोड़ा जाता है उसे चयनात्मक चिन्हक जीन कहा जाता है। चयनात्मक चिन्हक जीन कहा जाता है। चयनात्मक चिन्हक जीन कहा जाता है। एग्जाम्पल एम्पीसिलीन और टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन नाम खूबसूरत है इनके, एम्पीसिलीन और टेट्रासाइक्लिन। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना एम्पीसिलीन और ये टेट्रासाइक्लिन, तो ये चयनात्मक चिन्हक जीन है, यानी यहाँ पर टारगेट जीन को जोड़ेंगे हम। ये जहाँ पर टारगेट जीन को जोड़ा जाता है इन स्थानों पर, इन दरवाज़ों पर। बात क्लियर? आगे लिखो अगला बिंदु, टारगेट डीएनए को निवेश करवाने की प्रक्रिया, टारगेट डीएनए को निवेश करवाने की प्रक्रिया निवेशन निष्क्रियता कहलाती है। निवेशन निष्क्रियता कहलाती है। निवेशन निष्क्रियता कहलाती है। अगला लिखो ORI या ओराइस्तल। ओराइस्तल, इसमें लिखो, हाँ जी ये रहा ओराई दो लिखे पड़े साथ में, ओराइस्तल। बातें होगी निष्क्रियता पर क्या डिस्कस कर रहे हो तुम? मुझे भी बताओ, तुम्हारी कौन सी रिसर्च चल रही थी? करवा दिया सही, शुक्र है, भगवान करे सही हो तो गया। लिखो आगे, ओराइस्तल में लिखो, वाहक का वह स्थान, ये हिंदी के मास्टर बनेंगे जरूर एक दिन। वाहक का वह स्थान जहां पर डीएनए की प्रतिकृति हो,
सॉरी ये बात ना करो, थोड़ी थे ही करवानी है कि जहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति हो उसे ओराई स्थल कहा जाता है, उसे ओराई स्थल कहा जाता है, ओराई स्थल कहा जाता है। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी होना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यूँ बढ़ते जाते हैं, उसको बोलते हैं ओराई स्थल। बात क्लियर। अगला बिंदु लिखो ROP, प्रतिकृति। प्रतिकृति, अरे प्रतिकृति भी ये होता है कि 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते हुए जाना, ठीक है। फोटोकॉपी वाले मशीन में से थोड़ी निकालेंगे इनको, फोटोकॉपी बोलते हैं शब्द, ठीक है। हाँ तो प्रतिकृति, हाँ जी। मैं 2-3 रस्सियों से बंधा हुआ हूँ, अगर आप आ सको तो बोलो। अच्छा मेरी वाली लगानी है, कोई बात नहीं, आते हैं, मैं अभी आके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ पर थे अपने? हाँ ORI, सॉरी ROP, सुनीता बाहर हो जाओगे, रहोगे नहीं अंदर। ROP जैसे तुम्हारे लक्षण है। ROP में लिखना वाहक का वह स्थान, बड़े चिल मोड में है, जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो ये होता है ROP, वाहक का वह स्थान जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन होता है, कोई भी वायरस होता है उसके अंदर जो है प्रोटीन जरूर होता है। जैसे आपने कोरोना भी देखा होगा, सामान्यतः वायरस को यूँ दर्शाया जाता है और उसके ऊपर आपको यूँ प्रोटीन से दिखाए गए होंगे। हाँ ये प्रोटीन होते हैं। सूगला कैसे, आपने हाथ में लिया था इसको, मतलब सूगला कैसे लगा? ये कांटे होते हैं इसके ऊपर, ये होती है प्रोटीन इसकी, तो इस प्रोटीन का निर्माण होता है ROP पर, ठीक है। प्रोटीन जिंदा ही होती है, मरती नहीं है, मरता जीव है, ठीक है। लिखो आगे, थोड़े खतरनाक लोग हैं। अगला बिंदु PBR 322, PBR 322 सर्वप्रथम बनाया गया कृत्रिम क्लोनिंग वाहक है, कृत्रिम क्लोनिंग वाहक है। कल आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, सुनी थी क्या? हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं। कौन कौन घबरा गया? किस किस ने कोविशील्ड लगाई थी? कोविशील्ड की वैक्सीन किस किस ने लगवाई थी कोरोना के दौरान? यहाँ पर अपने क्षेत्र में 2 प्रकार की लगी थी, एक तो कोविशील्ड लगी थी, एक कोवैक्सीन लगी थी। आपने कोवैक्सीन लगवाई थी क्या? कोविशील्ड किस किस ने लगवाई थी? आप? अरे स्कूल में दोनों लगती थी, वो आप पर डिपेंड था कि आपने कौन सी लगवाई है। दोनों लगवाई है, क्या बात है, 2 इकट्ठी। बड़े मरने से डर लगता है भाई साहब। तो जिसने कोविशील्ड लगवाई है, कल न्यूज़ चल रही थी कि उनको जो है हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, है ना। ब्रेन स्ट्रोक मतलब क्या होता है कि आपको जो है माइंडली स्ट्रोक आना, दिमाग से जो स्ट्रोक आता है उसमें नाड़ियाँ बेन हो जाती है और व्यक्ति को लकवा हो जाता है, विकलांगता हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल अफवाह थी, ध्यान रखना। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कल की एक न्यूज़ है कि ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसके खिलाफ केस दायर किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ब्रिटेन में केस दायर किया था उसने अपनी पत्नी को वैक्सीन लगवाई थी, या बता रहे हैं एक व्यक्ति ने केस दायर किया जिसने अपने 2 बेटों को लगवाई थी, और उनका जो है ब्रेन स्ट्रोक आया, जिस वजह से वो अब जो है वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है, ना ही तो वो चल पाते हैं, ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं। तो उस व्यक्ति ने तुरंत प्रभाव से उस समय केस दायर किया था, और जो वहाँ की हाई कोर्ट है ब्रिटेन की, उन्होंने कंपनी से जवाब मांगा था क्या इसके वास्ते में साइड इफेक्ट है। तो कल कंपनी ने स्वीकार किया था कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने आगे की जो बात कही थी वो किसी ने नहीं बताई, बस केवल इतनी बताई थी। आगे कंपनी ने ये कहा था कि इस वैक्सीन के जो भी इफेक्ट है वो 2 से 42 दिन के अंदर अंदर होते हैं, और जिनको भी ब्रेन स्ट्रोक आया था वो 42 दिन के भीतर आया था, उसके बाद में कोई इफेक्ट नहीं होते इसके। इसलिए जिनको 2-2 साल हो चुके हैं वो ध्यान रखना, कोविशील्ड से कतई नहीं मरने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा था आप तो लालियो कतई नहीं मरने वाले, जो इसको जो मर्जी वैक्सीन लगी हो आपके। तो इसलिए
ये जो अफवाह फैला रहे हैं, ध्यान रखना, कोई भी न्यूज़ तब तक नहीं फैलानी चाहिए जब तक जो है प्रमाणित ना हो। केवल इतना था कि हाँ, जिस व्यक्ति को 42 दिन के अंदर कुछ हो गया है वो तो ज़रूर वैक्सीन का साइड इफेक्ट था, लेकिन 42 दिन के बाद अगर किसी को अटैक आ रहा है तो उसके अन्य रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कोविशील्ड उसका रीज़न नहीं है। बात क्लियर है क्या? चलो लिखो। हाँ, ये पीबीआर सर्वप्रथम बनाया या क्लोनिंग वाहक है, ठीक है, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया। तो ये बिंदु कंप्लीट हुआ। अगली हेडिंग लगाओ, टीटी प्लाज्मिड। जैसे वाहक लगाया था या पीबीआर 322 लगाया था वाहक के अंदर, तो एक नया है टीटी प्लाज्मिड। वाहक के अंदर जैसे अपने पीबीआर 322 लिखा है, उसी तरह दूसरा है टीटी प्लाज्मिड। टीटी ट्रेन वाला नहीं है, टीटी प्लाज्मिड। इसमें लिखो, इस वाहक को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेरेसिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेरेसिस, इसको 80 बोलते हैं शॉर्ट में, 80। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेरेसिस नामक सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया गया। ये सूक्ष्म जीव का नाम है। सूक्ष्म जीव के नाम सूक्ष्म ही होते हैं, तो बड़ा ही सूक्ष्म सा नाम है, ठीक है। अगला बिंदु, नामक सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया गया। अगला बिंदु लिखो, 80 द्विबीजपत्री। 80, ये इतना बड़ा नाम नहीं लिखना, सीधा लिखो 80। हाँ, 80 द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गोल रोग उत्पन्न करता है। क्राउन गोल रोग उत्पन्न करता है। अगला बिंदु, टीआई प्लाज्मिड, ये इसी का नाम है, टीटी या टीआई, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड, ब्रैकेट में टीआई भी लिखना ताकि ध्यान रहे, इसी का नाम है। टीआई प्लाज्मिड में रोग उत्पन्न करने वाला भाग टीडीएनए होता है। टीडीएनए होता है। अगला बिंदु, वैज्ञानिकों ने टीडीएनए को हटाकर इसे वाहक के रूप में काम लिया। यह एक प्राकृतिक क्लोनिंग वाहक है। यह एक प्राकृतिक क्लोनिंग वाहक है। बना लो।
थोराई स्थल और ये रोग। और ये जो मैंने बनाया ये टी-DNA है। टी-DNA वो भी DNA वास्तव में ऐसे ही होता है, ठीक है। DNA की संरचना आपके सिलेबस में नहीं है, वरना पढ़ा देते हैं आपको। यूँ होता है, ठीक है। हाँ, सांप की तरह ही दिखता है, लेकिन ये 3D में होता है, तो यहाँ पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होता है ऐसे ही है, ठीक है। मदीना पढ़ा होगा आपने तो DNA। अगला बिंदु लिखना, साइंस वाला में पढ़ा है। अगर हेडिंग लगाओ कोसमिड DNA, कोसमिड DNA लिख देता हूँ। ज़्यादा तंग मत होना, भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा कि लालियों को लगातार तंग किया है। कोसमिड DNA, इसमें लिखो यह एक विशेष प्रकार का, यह एक विशेष प्रकार का क्लोनिंग वाहक है। क्लोनिंग वाहक है जो लैम्डा जीवाणु के, जो लैम्डा जीवाणु के, लैम्डा लिखना आता है क्या? हाँ, जिनको नहीं आता देख लेना। जो लैम्डा जीवाणु के, ये इधर लिखा हुआ है, जो लैम्डा जीवाणु, देवनागरी लिपि में लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ, देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, है ना? ऐसे लिखा था क्या? क्या ना, वेरी गुड। जो कमाल है, भगवान क्या क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में, किन किन को पैदा कर दिया। जो लैम्डा जीवाणु के कोष भाग, जो लैम्डा जीवाणु के कोष भाग तथा प्लाज्मिड DNA के, तथा प्लाज्मिड DNA के, प्लाज्मिड DNA के मिश्रण से तैयार किया, मिश्रण से तैयार किया। नोट लगा के अगला बिंदु लिखो। मानव जीनोम प्रोजेक्ट में, मानव जीनोम प्रोजेक्ट में YAC, यीस्ट, देखने में लिख लेना, यीस्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। कुछ मत लिखना, इधर देखो। यीस्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। या हिंदी में बोलते हैं यीस्ट कृत्रिम क्लोनिंग वाहक, यीस्ट कृत्रिम क्लोनिंग वाहक, यीस्ट कृत्रिम क्लोनिंग वाहक, ये ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। यीस्ट कृत्रिम क्लोनिंग वाहक। ब्रैकेट बंद, नलाई को तुमसे भी नहीं बोला जाएगा, सर तुम। तथा BAC, बैक्टीरियल कृत्रिम क्लोनिंग वाहक।
बैक्टीरियल कृत्रिम क्लोनिंग वाहक ब्रैकेट बंद का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़ें कल आने वाली है। तो तुमको जानलेवा लगा हो ये टॉपिक।